Hello everyone, welcome to IQ Tab. Now you must have recently heard that Tata's got back Air India. But what does it actually mean for the Tatas to get back Air India? What is the real value of Air India for the Tatas? In this video, let's try to analyze and understand through a story as to how Air India was snatched from the Tatas. Let's try to rewind our clocks and go back to the pre-independence era. Let's try to understand this particular story thoroughly. Now, this is a very historic decision जहां पर जो टाटाज ने फिर से एयर इंडिया को वापस खरीद लिया है एंड इट्स शोज की हिस्ट्री जो है इट हैज कम टू अ फुल सर्कल. वाई अ फुल सर्कल? बिकॉज एक्चुअली जीआरडी टाटा नाम के एक पर्सन हुआ करते थे जिन्होंने एयर इंडिया को फॉर्म किया था, बट इट वाज एक्चुअली स्नैच्ड फ्रॉम हिम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वापस टाटा ग्रुप ने इस चीज को खरीद लिया है. यानी कि वापस जिसका जो इसका मेन ओनर हुआ करता था उनके पास ही टाटाज वापस आ गया. ठीक है, बट इट हैज ऑलरेडी पास 70 ईयर्स पास हो चुके हैं. दिस इज द स्टोरी ऑफ अराउंड 70 ईयर्स बैक. जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था हम उस टाइम की स्टोरी की बात कर रहे हैं. देखिए, फॉर टाटास एयर इंडिया वाज नॉट जस्ट अ बिजनेस. उनके लिए सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, इट वाज देयर मोस्ट डियरेस्ट एंड मोस्ट बिलवड चाइल्ड. एक ऐसा उनको एक ऐसे बच्चे की तरह पाला था जिसको बहुत ज्यादा केयर और सपोर्ट प्रोवाइड किया था जेआरडी टाटा ने और जो टाटा ग्रुप था उन्होंने एयर इंडिया को. लेकिन इट वाज लेटर ऑन स्नैच्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम. आयरनिकली जिस टाइम एयर इंडिया फॉर्म होता है 1930s के आसपास में, उस टाइम तो इंडियन गवर्नमेंट वाज वेरी प्राउड ऑफ द टाटास, स्पेशली फॉर द वे दे वर रनिंग एयर इंडिया. बिकॉज उनको पता था कि एयर इंडिया जो रन कर रही है इट इज एक्चुअली रनिंग द इंडियन एविएशन इंडस्ट्री. जब 1947 में हमारे ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए थे तो एयर इंडिया वाज द ओनली शाइनिंग ज्वेल ऑफ मतलब इंडिया ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम. इट वाज द ओनली इंडस्ट्री दैट वाज स्टिल मेकिंग प्रॉफिट्स. इसके अलावा हर एक इंडस्ट्री कहीं ना कहीं लॉस में जा रही थी. Let's go into the background first of all. 1930s में pre-independence era, there was a person called as GRD Tata. He is the one. GRD Tata, he actually launched Air India. And he hoped कि जो फ्री इंडिया आएगा उसमें लोग बहुत सारा फ्लाइट सर्विसेज को यूज करेंगे एंड एयर इंडिया जो है वो काफी ज्यादा न्यू हाइट्स को अचीव करेगा. बट दिस वाज नॉट ट्रू. आफ्टर इंडिपेंडेंस और भी बहुत सारे यहाँ पर डिफरेंट कंपनीज इंडिया के अंदर आती है, जहां पर पैन अमेरिकन, ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस, केएलएम एयरलाइंस, एयर फ्रांस एयरलाइंस, ये सब के सब इंडिया के अंदर आके डिफरेंट सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करना स्टार्ट करती है. बट उस टाइम विजयलक्ष्मी पंडित जो कि इंडिया के फर्स्ट एम्बेसडर थी और साथ ही साथ जो जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी, शी इज द वन. ठीक है, शी बिकेम द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया एंड शी फ्लू टू मॉस्को यानी कि रशिया जाती है वो एक मिशन के ऊपर, जहां पर वो उसने मतलब उन्होंने इंडिया का एम्बेसडर बनकर पहली बार किसी दूसरे कंट्री में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एंड शी चोज एयर इंडिया फॉर द सर्विस. ठीक है, शी डिड नॉट चोज पैन अमेरिकन या फिर ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस, किसी को चूज नहीं किया. शी चोज एयरलाइंस, शी चोज Air India Airlines. When she came back, she actually wrote very glowingly of this, जो सर्विसेज एयर इंडिया ने प्रोवाइड किए थे उसकी बहुत ज्यादा तारीफ की थी. ठीक है, इन सब चीजों को देख करके मतलब इन सब चीजों को देख करके जीआरडी जो टाटा थे उन्होंने ये प्रपोज किया गवर्नमेंट को दैट देयर शुड बी इंटरनेशनल सर्विस आल्सो. ना देखिए, इससे पहले जो टाटा ग्रुप था यानी कि जो एयर इंडिया का जो ग्रुप था वो एक्चुअली सिर्फ डोमेस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड किया करता था, मतलब सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स प्रोवाइड करता था. इंटरनेशनल फ्लाइट इससे पहले प्रोवाइड नहीं किया करता था. तो जीआरडी थे उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यानी कि स्पेशली जो नेहरू जी थे उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे उनको एक सजेशन दिया कि आपको एयर इंडिया का एक इंटरनेशनल सर्विस भी स्टार्ट करना चाहिए जिसका नाम हम एयर इंडिया इंटरनेशनल रख सकते हैं. गवर्नमेंट ने अग्री कर लिया और उस टाइम एयर इंडिया इंटरनेशनल फॉर्म होता है. 1948 के अंदर देयर वाज अ फर्स्ट फ्लाइट टू लंदन, यूके में जाता है फर्स्ट फ्लाइट, जिसके ऊपर जीआरडी खुद कहते हैं दिस इज द फ्लाइट. Now Air India was gaining in popularity, धीरे धीरे काफी ज्यादा ग्रो होने लगा एंड गवर्नमेंट वाज आल्सो वेरी कीन टू सी इट ग्रो बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता था कि एयर इंडिया के साथ साथ एक्चुअली इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री जो है वो भी काफी ज्यादा ग्रो हो रही है. बट उस टाइम हमारे मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन हुआ करते थे, ही इज द पर्सन, उनका नाम था सर रफी अहमद किदवाई. ना ही उन्होंने एक चीज यहां पर सजेशन दिया कि जो इंडिया के 4 कॉर्नर्स है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इन चारों को एक पोस्टल सर्विस कनेक्शन से जोड़ देना चाहिए. ताकि देखिए, पोस्टल सर्विस का सीधा सा मतलब यह है कि कोई भी पर्सन अगर कहीं कोरियर भेजना चाहता है तो इजीली कहीं पर भी कोरियर भेज सके थ्रू एयरक्राफ्ट सर्विसेज, मतलब एयरप्लेन्स को यूज करना चाहते थे पोस्टल सर्विसेज के लिए और नागपुर को एट द सेंटर रखना चाहते थे. ठीक है, ये चीज उन्होंने यहां पर सजेस्ट किया था. लेकिन जेआरडी यहां पर बोलते हैं कि ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट द पॉइंट इज कि अभी हमारे पास नाइट लैंडिंग फैसिलिटीज नहीं है. मतलब हमारी जो फ्लाइट्स है, हमारी जो हमारी एरोप्लेन्स है, एयरक्राफ्ट्स हैं, वो एक्चुअली रात में प्रॉपर्ली लैंड नहीं कर सकती हैं बिकॉज उनकी उतनी ज्यादा एडवांसमें नहीं आई है. तो पहले हमें ये नाइट लैंडिंग फैसिलिटीज बनानी चाहिए, उसके बाद हम इनको पोस्टल जो सर्विसेज हम उसके लिए यूज कर सकते हैं. बट यहाँ पे गवर्नमेंट बेसिकली जो हमारे मिनिस्टर जो कम्युनिकेशन के मिनिस्टर हुआ करते थे मिस्टर किदवाई, वो यहां पर डिसएग्री होते हैं एंड ही वाज वेरी एडमेंट. वो चाहते थे कि इस चीज को बनाया जाए, जल्दी से जल्दी बनाया जाए कि पोस्टल सर्विस जल्दी से जल्दी इंडिया के अंदर लाया जाए. नाउ देखिए, ये वो वाला टाइम चल रहा है जिस टाइम एक्चुअली 1944 1945 का टाइम चल रहा है जब यूएसए एंड बाकी कंट्रीज वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर बिजी थे. इस टाइम में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है और यूएसए अपनी उनकी जो खुद की उस टाइम की जो एविएशन इंडस्ट्री थी जिसका नाम था दकोटा एयरक्राफ्ट, जो इससे पहले मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाया करती थी, वो भी यहां पर इंडिया के अंदर इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर जंप करती है.
और यहां पर देखा जाता है जैसे ही डकोटा एयरक्राफ्ट एयरलाइन इंडस्ट्री को लेकर इंडिया के अंदर आती है और डिफरेंट एरियाज में जाती है, उसी तरीके से बाकी जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो कोई भी काम करते थे उन्होंने सब छोड़ छाड़ के एविएशन के अंदर जंप कर दिया, बिकॉज एट दैट पर्टिकुलर टाइम एविएशन सेक्टर बूम्ड, बहुत ज्यादा प्रॉफिट इसके अंदर होने लगा। बहुत सारे यहां पर बिजनेसमैन तो ऐसे थे जिनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज का, लेकिन इसके बावजूद ही दे स्टार्टेड एक्चुअली जंपिंग इनटू दिस पर्टिकुलर सेक्टर। Now, इंडिया देखिए, इंडिया उस टाइम दिस वाज जस्ट एक टाइप का नेशन कंट्री था, जस्ट बॉर्न हुआ था इंडिया। 1947 1948 की बात हो रही है। ये वो टाइम था जिस टाइम इंडिया में कुछ कंपनीज भी सर्वाइव कर जाए वो भी बहुत मुश्किल है, और यहां पर तो डजन्स ऑफ एयरलाइन कंपनीज एक्चुअली आनी शुरू हो जाती है। जब इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है तो जीआरडी जो थे उस टाइम में वो एक मीटिंग बुलाते हैं। उस टाइम जो टॉप एयरक्राफ्ट सर्विसेज थी इंडिया के अंदर, चारों की मीटिंग बुलाते हैं। द फर्स्ट वाज एयर इंडिया, जिसके चीफ ये खुद हुआ करते थे। इसके अलावा एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया, एयरवेज इंडिया और फाइनली इंडियन नेशनल एयरवेज, इन चारों को बुलाते हैं और इन सबको एक साथ बातचीत करते हैं, इनको मनाने की कोशिश करते हैं दैट वी शुड ज्वाइंटली अपोज द आइडिया ऑफ अ ओवरनाइट पोस्टल सर्विस। हम रात वाली जो पोस्टल सर्विसेज का जो भी मतलब यहाँ पर सर्विसेज है उसको फिलहाल के लिए हमें अपोज करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर पहले हमें एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री को बूम करना होगा, हमें वहां पर एडवांसमेंट लानी होगी, उसके बाद हम इन चीजों पे यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। बट मिस्टर किदवाई जो कि उस टाइम के मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन हुआ करते थे, ही वाज हेल बेंट। वो चाहते थे कि पोस्टल सर्विस को जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाए। देखिए, ध्यान देखिए, ही वाज मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, तो ऑब्वियसली उनका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल वो मतलब को एडवांस करना है, इसीलिए वो चाहते थे कि उसको जल्दी जल्दी किया जाए। बट ही वाज एक्सट्रीमली अपसेट जब जीआरडी यहां पर चारों की मीटिंग बुलाकर ये बोलते हैं कि हम इस चीज को फिलहाल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहां पर जो मिस्टर किदवाई थे वो ये देखते हैं दैट जो टॉप 4 कंपेटिटर्स थे वो चारों साथ में आकर उसे अपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए द मिनिस्टर एक्चुअली कंक्लूडेड जो जीआरडी है वो एक्चुअली उनके अगेंस्ट एक यूनियन बना रहे हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो मिस्टर किदवाई थे ऑब्वियसली मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन थे, उन्होंने एक नया सर्विस वहां पे स्टार्ट करवा दिया, दैट वाज कॉल्ड एज हिमालयन एविएशन 1948 के अंदर। नो दिस वाज स्टार्टेड, मतलब उनका मेन एम ये था कि जो जीआरडी का जो एयर इंडिया का ग्रुप है उसको बेसिकली एक टफ कंपटीशन प्रोवाइड किया जाए और उसको बिजनेस से बाहर निकाला जाए, और हिमालय एविएशन जो है इसको यहां पर ग्रो करके फिर इसको बाद में पोस्टल सर्विसेज के अंदर इंक्लूड किया जाए। और उन्होंने ये चीज अनाउंस किया कि ये जो नया जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज हिमालयन एविएशन, ये बहुत ही ज्यादा हाईली प्रॉफिटेबल वेंचर होने वाला है और ये एयर इंडिया को आगे जाकर स्नप कर देगा, मतलब बंद कर देगा, इसको पूरी तरीके से साइड कर देगा। बट इन रिस्पॉन्स जीआरडी रोट एन ओपन लेटर टू द मिनिस्टर, यानी कि मिस्टर किदवाई को उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा जिसमें उन्होंने उनके सारे के सारे जो क्लेम्स वो कर रहे थे कि कितना प्रॉफिट होने वाला है उन सबको पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया। नाउ दिस एक्चुअली शोज द फोरसाइटेडनेस ऑफ जीआरडी टाटा। ठीक है, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, ही वाज वन ऑफ द पायनियर्स जो कि हमारे मॉडर्न इंडिया को जिन्होंने बनाया है। Now, जो मिस्टर किदवाई थे ही बिकेम फ्यूरियस, ऑब्वियसली बात है, एंड ही वाज मतलब उन्होंने ये डिसाइड किया दैट ही वुड टीच जीआरडी अ लेसन। नाउ ही स्पोक इन पार्लियामेंट, उन्होंने पार्लियामेंट में बहुत सारी डिबेट्स वगैरह किए जहां पर उन्होंने बताया कि कैसे एयर इंडिया जो है वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करती है और लोगों की पब्लिक सर्विसेज के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करती है। मतलब उन्होंने बेसिकली हर चीज उसके अगेंस्ट में बोलना स्टार्ट कर दिया जीआरडी के, यहां तक कि जीआरडी को उन्होंने पर्सनली टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि एयर इंडिया जो है, एयर इंडिया को छोड़ के बाकी जितने भी कंपनीज है वो सबके सब पोस्टल इनिशिएटिव के लिए मतलब राजी हो गई है, बट एयर इंडिया यहां पर राजी नहीं हो रही है। और उनका ये कहना था दैट एयर इंडिया वाज द ओनली कंपनी जो कि अपने पैसेंजर के टैरिफ्स को यानी कि फेयर्स को यानी कि प्राइसेस को रिड्यूस करने को रेडी नहीं थी, बाकी सब कंपनीज ने अपने प्राइसेस को कहीं ना कहीं रिड्यूस कर लिया था। नाउ देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर एक सीन आ जाता है जहां पर जीआरडी टाटा वर्सेस किदवाई का यहां पर बहुत बुरा वाला प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। नाउ इसे देख के जो हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे मिस्टर नेहरू, वो बीच में आते हैं। ना देखिए, आपको ध्यान रखना है मिस्टर नेहरू और मिस्टर जीआरडी टाटा बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ठीक है, नेहरू यहां पर बीच में आते हैं और वो पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं दैट टाटाज आर डूइंग अ वेरी फाइन जॉब। टाटाज इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को काफी ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए नेहरू ने उनकी काफी ज्यादा प्रेज की और उनके फ्रेंडली सर्विस की काफी ज्यादा तारीफ भी की। और इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए जो कि जीआरडी और किदवाई के बीच में चल रहा था, नेहरू ने ये सजेस्ट किया कि जीआरडी जो भी बोल रहे हैं ना कि अगर हमें पोस्टल सर्विस बनाना है उससे पहले हम ओवरनाइट जो हमारी लैंडिंग फैसिलिटीज हैं उसको पहले बनाते हैं, इस पर्टिकुलर क्लेम के लिए एक प्रॉपर कमेटी बना लेते हैं, एक कमेटी बनाकर चेक करते हैं कि इनका प्रपोजल सही है फिर नहीं है। तो कमेटी बनाई गई, कमेटी जो बनाई गई उनका नाम था, जो उनके हेड थे उनका नाम था, वो थे बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उनका नाम था जीएस राधाध्यक्षा, ही इज द पर्सन। ठीक है, उन्होंने जब वो कमेटी को फाइनलाइज किया, एक फाइनली रिपोर्ट दी, तो उन्होंने गवर्नमेंट को रेप्रीमेंड किया, डांटा गवर्नमेंट को, उन्होंने सुनाया ये बोल के कि जब आपके कंट्री के अंदर सिर्फ 4 कंपनीज ही प्रॉपर्ली सर्वाइव नहीं कर पा रही है तो आपने 12 कंपनीज को आर्बिट्रेरली लाइसेंस कैसे प्रोवाइड कर दिया। Now, this was the same thing जो एक्चुअली जीआरडी टाटा बोल रहे थे कि इतनी बड़ी हमारी इंडस्ट्री अभी नहीं हुई है, हमें उससे पहले एडवांस करने की जरूरत है, उसके बाद हम डिफरेंट एडवांसमेंट पब्लिक सर्विसेज के अंदर जा सकते हैं। बट अगर हमारा एयरलाइन इंडस्ट्री एडवांस ही नहीं होगा तो हम कोई भी सर्विस यहां पर किसी को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे।
तो इसी चीज को यहां पर जो कमेटी के हेड हुआ करते तो उन्होंने भी यही चीज बोला। इससे क्या हुआ, जेआरडी का जो स्टैंड था वो तो पूरी तरीके से प्रूफ हो गया, बट गवर्नमेंट स्पेशली मिस्टर किदवाई जो उस टाइम के मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन हुआ करते थे, ही वाज एंटागोनाइज्ड, वो इस बात से और ज्यादा गुस्सा हो गए एंड ही एक्चुअली स्टार्टेड अ बिड फॉर एयर इंडियाज नेशनलाइजेशन। और यहीं से गेम स्टार्ट होता है एयर इंडिया के नेशनलाइजेशन का। अब उसके बाद क्या होता है, जब ये चीज यहां पर मतलब बातचीत आनी स्टार्ट हुई, मीडिया में बात होनी स्टार्ट हुई कि गवर्नमेंट एक्चुअली वांट्स टू नेशनलाइज एयर इंडिया, तो द एसोसिएटेड प्रेस नाम की एक जो उस टाइम की एक मतलब जर्नलिज्म की कंपनी हुआ करती थी, वो जीआरडी के पास गया उनसे इंटरव्यू लेने के लिए। जीआरडी वहां पर उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला दैट नेशनलाइजेशन ऑफ एनी सेक्टर वाज नॉट गुड फॉर द कंट्री। अगर किसी भी सेक्टर का नेशनलाइजेशन होता है, इसका मतलब क्या है, देखिए प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि एफिशिएंसी बढ़ती है। एफिशिएंसी बढ़ती है बिकॉज अगर आप काम करोगे तो आप उस जॉब में रहोगे, काम नहीं करोगे तो नहीं रहोगे, सिंपल सी बात है, वहां पर आपको कोई ना कोई रिप्लेस कर देगा। बट इन द गवर्नमेंट जॉब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आप एफिशिएंसी उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो जीआरडी ने ये बोला था दैट नेशनलाइजेशन अगर हम किसी भी सेक्टर करेंगे दैट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री, इट वुड लीड टू पॉलिटिसाइज, मतलब वहां पर पॉलिटिक्स वहां पर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी एंड दैट विल बी डिजास्टर्स फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ये चीज एक्चुअली वो एयर इंडिया के सेक्टर में बोलना चाहते थे दैट एयर इंडिया शुड नॉट बी प्राइवेटाइज्ड, सॉरी एयर इंडिया शुड नॉट बी पॉलिटिसाइज्ड, इट शुड नॉट बी नेशनलाइज्ड, इसे प्राइवेट के हाथों में ही रहने दो। बिकॉज उनका यह भी कहना था कि वो सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स अगर किसी नेशनलाइज कंपनी के लिए काम करेंगे तो वो सिर्फ अपनी मिनिस्ट्री को यहां पर रिपोर्ट देंगे और वो कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, इसके कारण कभी भी इंडस्ट्री प्रॉफिट में नहीं जा पाएगी। एंड अगर आप ध्यान से सोचे, दिस इज ट्रू फॉर टुडे ऑल्सो। आज भी जितने भी डिपार्टमेंट जो कि गवर्नमेंट के अंदर है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्लगिश हो चुकी है कंपैरेटिवली। अगर प्राइवेट इंडस्ट्री को देखेंगे, दे आर मूविंग वेरी वेरी फास्ट। उन्होंने इस पर्टिकुलर इंटरव्यू, उसके बाद जब ये इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है तो जीआरडी जो थे उन्होंने इस पर्टिकुलर इंटरव्यू का एक कॉपी जो था वो नेहरू के पास भेजा, ये बताने के लिए, समझाने के लिए कि एग्जैक्टली क्यों नेशनलाइज नहीं करना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को। बट नेहरू डिड नथिंग, नेहरू ने यहां पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया। और जीआरडी को जैसा फियर था, जैसा डर था, वही चीज हुआ जब कुछ ही दिनों के अंदर दो कंपनीज, अमेरिका एयरलाइंस और जुपिटर एयरवेज, दोनों ने ये डिक्लेयर कर दिया कि हम बैंकरप्ट हो चुके हैं पूरी तरीके से। मतलब सोचिए, जहां पर सिर्फ 4 इंडस्ट्रीज का ही जगह था, मतलब हमारी कंट्री के अंदर, वहां पर 12 इंडस्ट्रीज ऑलरेडी चल रही थी, लेकिन 12 इंडस्ट्री सबको ऐसा लग रहा था कि हम सब प्रॉफिट हो जाएंगे, सबके सब प्रॉफिट कमाएंगे। बट द पॉइंट इज कि जीआरडी जो थे उन्होंने बहुत ही फोरसाइटेडली, बहुत पहले ये चीजें समझ ली थी कि इंडिया का मार्केट अभी इतना बड़ा हुआ नहीं है कि यहां पर 12 इंडस्ट्रीज यहां पर एक साथ आ जाए। तो वो चाहते थे कि पहले यहां का मार्केट को डेवलप किया जाए, उसके बाद यहां पे नंबर ऑफ सर्विसेज को यहां पे इंक्लूड किया जाए। बट द पॉइंट इज, डिफरेंट मिनिस्टर्स यहां पे लगातार फोर्स कर रहे थे कि आपको जल्दी से पहले सर्विसेज ही देनी होंगी, नहीं तो हम आपका नेशनलाइज कर देंगे। बट द पॉइंट इज कि जो बाकी जितने भी जो मतलब इंडस्ट्रीज, एयरलाइन इंडस्ट्री आती हैं, उसमें से 2 इंडस्ट्री ने कुछ दिनों के अंदर ही बैंकरप्सी फाइल कर दी, मतलब उनका दिवालिया हो गया। दिवालिया मींस उनके सारे पैसे खत्म हो गए शॉर्ट में। ठीक है, 1952 का टाइम था और मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस का टाइम था। फाइनली गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया, उन्होंने एक टाइप का नोटिफिकेशन निकाला कि जितनी भी एविएशन कंपनी है सबको मर्ज कर दिया जाएगा और सबको यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाएगा। ठीक है, जीआरडी वाज ऑब्वियसली वेरी अपसेट अबाउट दिस। जीआरडी ट्राइड अ लास्ट अटेम्प्ट, उन्होंने एक लास्ट कोशिश की, उन्होंने रिफॉर्म किया कि आप 2 डिफरेंट कंपनीज बनाइए, एक आप डोमेस्टिक सेक्टर के लिए बनाइए और एक आप इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए बनाइए। डोमेस्टिक वाला सिर्फ इंडिया के अंदर काम करेगा, इंटरनेशनल वाला यहां पर डिफरेंट जगहों पर जाएगा। वो बहुत ज्यादा वरीड थे, जीआरडी बहुत ज्यादा वरीड थे कि अगर दोनों कंपनी को, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल को, अगर आपने दोनों को सेम तरीके से हैंडल करने की कोशिश की तो दोनों ही डूब जाएंगे। बिकॉज हम सेम तरीके का जो पॉलिसीज है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के अंदर काम नहीं कर सकते हैं। बट ऑब्वियस ये बात है, गवर्नमेंट ने इस चीज को नहीं माना। ठीक है, जीआरडी चाहते थे कि इंडिया का जो एविएशन का जो रेपुटेशन है, जो लगातार एयर इंडिया के कारण जो काफी डेवलप हो गया है, वो हमारी कंट्री के बाहर रूइन ना हो जाए, खराब ना हो जाए। लेकिन यहां पर नेहरू और जो उनकी गवर्नमेंट थी इस बात को नहीं माना, उन्होंने इस चीज को मानने से पूरी तरीके से अगेंस्ट, मतलब रिफ्यूज कर दिया। और यहां तक कि जीआरडी ने लास्ट में ये भी अपील करते हैं कि गवर्नमेंट को ये बोलते हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप एक इंडिपेंडेंट कमिटी बना दीजिए ताकि वो जो भी कंपनीज को आप मर्ज कर रहे हैं उनके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन सबको आप कुछ ना कुछ पैसा दीजिए, उनको कुछ ना कुछ कंपनसेशन प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, जीआरडी यहां पर खुद के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहे थे, वहां पर वो बाकी जितने भी शेयर होल्डर्स थे, ऐसे लोग जिन्होंने पैसा लगाया हुआ था इंडिया एयरलाइंस के अंदर, उनके लिए बोल रहे थे। एयर इंडिया के अंदर मतलब जिसने भी पैसा लगाया उनको कुछ ना कुछ आप प्रोवाइड कीजिए। बट गवर्नमेंट रिजेक्टेड दिस ऑल्सो। गवर्नमेंट ने बोला कि हम डिसाइड करेंगे कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है या फिर क्या नहीं होने वाला है। जीआरडी यहां पर ही वाज टोटली एंड डीपली डिस्टर्ब्ड, बट इट वाज नॉट ओवर इट। उस टाइम हमारे मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन चेंज होते हैं, मिस्टर किदवाई वहां पर हटते हैं और जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम, ही बिकेम द न्यू कम्युनिकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट पर्टिकुलर टाइम। Now जीआरडी ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, he asked, do you think it is easy to run an airline just the way you run some other departments? मतलब इसका मतलब सीधा सा यह है कि जो बाकी डिपार्टमेंट्स को जिस तरीके से आप रन करते हैं, क्या उतनी आसानी से आप इंडियन एयरलाइंस को भी आप रन करने का सोच रहे हैं? अगर आप सोच रहे हैं तो यू विल सी फॉर योरसेल्फ कि ये कितना टफ है और कितना डिफिकल्ट है। तो जो बाबू जगजीवन राम थे उस टाइम के, जो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन हुआ करते थे, उन्होंने बहुत ही कूलली रिप्लाई किया दैट हो सकता है कि गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, बट हम चाहते हैं कि आप इसे रन करो। मतलब समझ रहे हैं, पहले आपने जीआरडी टाटा की जो सबसे ज्यादा बिलीवर्ड थिंग थी एयर इंडिया, उसको आपने उनसे छीन लिया। उसके बाद आप उन्हीं को डिसाइड कर रहे हो, उन्हीं को बुला रहे हो कि आप ही इसको रन करो। मतलब मेरी ही चीज आप मतलब बाद में मुझे ही बेच रहे हो।
मतलब समझ रहे हो कि पहले तो उनका जो एंटरप्राइज था उसको पूरी तरीके से गॉबल अप कर लिया और बाद में उन्हीं को बोला जा रहा है कि उनको मतलब उसको आप हमें हेल्प करो उसको रन करने में. दिस वाज लाइक अ रबिंग सॉल्ट इनटू जेआरडीज वोन्स. मतलब होता है ना जले पे नमक छिड़कना. दिस वाज दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग और उसके कारण जेआरडी वहां से उठ के चले गए एंड द मीटिंग एंडेड इन कोई भी वहां का लास्ट फाइनल कोई भी वर्डिंग्स नहीं निकल पाए. नेहरू ने वहां पर जब ये चीज सुना तो ऑब्वियसली उन्हें ये चीज पता थी दैट जेआरडी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम. जेआरडी को उन्होंने पैसिफाई करने के लिए काफी कोशिश की, उनको काफी ज्यादा मतलब उनको मीटिंग्स की, उनके साथ बातचीत की, उनको लिखा और उन्होंने बताया कि आप प्लीज ये मत समझिए कि गवर्नमेंट बहुत ही शैबी है और गवर्नमेंट आपसे मतलब किसी भी तरीके का गलत कर रही है. जेआरडी ने बहुत डिटेल में रिप्लाई किया. उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने सिंपली गवर्नमेंट को एडवाइस किया कि किस तरीके से आपको इंडस्ट्रीज और किस तरीके से आपको बिजनेसमैन को यहां पर प्रॉपर्ली रन करना चाहिए, किस तरीके से आप उनको हेल्प कर सकते हो. हमें इंडस्ट्रीज को यहां पर लॉस में नहीं जाना है, इंडस्ट्रीज को यहां पर प्रॉफिट में लेके जाना है. जेआरडी नेवर सेड दैट कि मुझे एयर इंडिया वापस कर दो. ही सिंपली सेड कि एयर इंडिया को आप प्रॉफिट में ले जाने के लिए आप ये चीजें कर सकते हो. उनका ये स्टेटमेंट था कि उन्होंने जितने भी एफर्ट्स लगाए हैं उनका सिर्फ एफर्ट का सिर्फ एक मतलब था कि इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइन होना चाहिए. ही नेवर थॉट ऑफ एनीथिंग एल्स. ही जस्ट विश्ड कि जितने भी शेयर होल्डर्स थे जो कि जिन्होंने मतलब वो सारे लोग जिन्होंने एयर इंडिया के अंदर पैसा लगाया हुआ था, वो सारे एम्प्लॉइज जो कि एयर इंडिया के अंदर काम कर रहे थे, उनका कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए. दे शुड बी एटलीस्ट उनको प्रॉपर कंपनसेशन मिलना चाहिए, उनको उनका पैसा एटलीस्ट वापस मिल जाना चाहिए. बट अगेन जेआरडी ने जो बोला वो चीज इंप्लीमेंट नहीं हुआ. इसको फिर से यहां पर कहीं ना कहीं रिफ्यूज कर दिया गया, साइड कर दिया गया. नाउ वहां पर सिर्फ एक ही बात का डिस्कशन हो रहा था कि जितने भी एयरलाइन के ओनर्स थे, मतलब जितने भी लोग थे, उनको कंपनसेशन दिया जा रहा था. मतलब सोचिए किसी ने अगर 1000 करोड़ रुपए लगाए हुए हैं, बदले में आप उनको 100 करोड़ देके बोल रहे हो कि आपको कंपनसेशन मिल चुका है, आपको बाकी चीजें नहीं मिल सकती हैं बिकॉज ये आपका एयरलाइन नेशनलाइज हो चुका है. दिस वाज अ काइंड ऑफ फीलिंग दैट जेआरडी फेस्ड एट दैट पर्टिकुलर टाइम. नॉट ओनली जेआरडी बट ऑल द और जितने भी एयरलाइन के ओनर्स थे उस टाइम के, उन सब ने यही चीज फेस की थी. लेकिन जेआरडी इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था. ही डिड नॉट वांटेड मनी, ही डिड नॉट वांटेड दिस टाइप ऑफ डिस्कशन. ही सिंपली वांटेड कि जितने शेयर होल्डर्स थे उनको उनका पैसा वापस मिल जाना चाहिए. But obviously, this did not happen. He actually felt very bad. He did not felt bad because यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उसका जो एयरलाइन वो छीन लिया था. But the point is कि सबसे बड़ा उन्हें दुख लगा था. उनके ऑटोबायोग्राफी में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है that जवाहरलाल नेहरू जो कि उनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे, वो अफेयर्स के बिल्कुल बीच में होने के बावजूद उन्होंने उसकी एक बार भी बात नहीं सुनी, डिस्पाइट द फैक्ट कि जेआरडी वाज राइट. जेआरडी वाज एक्चुअली राइट. जेआरडी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, बट ही हैड टू फाइनली हैंड ओवर हिज चाइल्ड, हिज फेवरेट बिजनेस दैट वाज एयर इंडिया टू द गवर्नमेंट. ही हैड टू गिव इट टू देम. फॉर जेआरडी द वुंड इन्फ्लिक्टेड बाय द नेहरू वुड नेवर हील. दिस इज वन ऑफ द लाइन्स ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी. ठीक है, दिस इज व्हाट इज सेड अबाउट हिम. कि बाकी सब तो एक तरफ है, लेकिन नेहरू ने उनकी बात जो नहीं मानी थी, स्पेशली जो एयर इंडस्ट्री को, मतलब एयर का जो एविएशन इंडस्ट्री था उसको फिर से डेवलप करने के लिए, उस चीज का जो वुंड है वो शायद वो कभी झेल नहीं पाए थे. मतलब उससे उनको काफी ज्यादा गहरा सदमा लगा था, उनको बहुत ज्यादा दुख लगा था. सून began एयर इंडिया स्लाइड. और उसके बाद तो हम सब जानते हैं हाउ एयर इंडिया ड्रॉप्ड इन द लास्ट 5 years और लास्ट 10 years, इन द लास्ट 15 years. आप जब मर्जी का पीछे का आप डेटा निकाल के देख लीजिए, एयर इंडिया इज गोइंग इनटू द लॉस. एयर इंडिया इज गोइंग एक्चुअली इनटू द हैवी लॉस एंड इतना ज्यादा लॉस में हो गई है दैट फाइनली गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि we cannot now we cannot take care of this particular airline. अब हमें इसे बेच देना सही होगा. और यहीं पर जो टाटा एयरलाइंस थी, ऑब्वियसली जेआरडी टाटा तो अब नहीं रहे, लेकिन उनके जो ओनर्स हैं, जो अभी के ओनर्स हैं, रतन टाटा एंड जो डिफरेंट लोग हैं, उन्होंने डिसाइड किया दैट वी शुड गेट बैक दिस एयरलाइन एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज दिस इज व्हाट जेआरडी टाटा एक्चुअली केयर्ड फॉर. This is the one thing that actually he cared for, and that's why Tata was the सबसे bigger सबसे ज्यादा उन्होंने बिडिंग की, ऑक्शनिंग की और उन्होंने एयरलाइंस को एक बार में खरीद लिया. नो नेगोशिएशंस, नो यहाँ पर किसी टाइप का बार्गेनिंग. वट एवर द गवर्नमेंट आस्क्ड द प्राइस, उससे ज्यादा प्राइस यहाँ पे टाटा ने प्रोवाइड किया और वो सारे का सारा एयरलाइन एक बार में खरीद लिया. नाउ आप देखिए अगले 5 साल के अंदर यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द एयर इंडिया ऑफ जो जब इंडिया के अंदर हुआ करता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, एंड जब अभी वो पूरी तरीके से प्राइवेटाइज होना स्टार्ट हो गया है. नाउ यू कैन सी द डिफरेंस. जस्ट मार्क माई वर्ड्स, इन द नेक्स्ट 5 years एयर इंडिया इज अगेन गोइंग टू बी द one among the top 5 airline industry in India, and this is true, right? Because Air India was not just a business for India; it was actually a very beloved child for Tatas, and it is still a very important thing for these. तो आई होप आपको ये सारे का सारा स्टोरी एक टाइप का एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा. एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन से फेमस पर्सनालिटी जो थे इसके अंदर इन्वॉल्व थे. ठीक है, दिस वाज अ काइंड ऑफ स्टोरी जो आपको मतलब इन चीजों के अंदर पता होना चाहिए था कि एग्जैक्टली देखिए टाटास का जो सिचुएशन है वो लगातार पिछले आपने 2-3 महीनों देखा होगा, लगातार एयर इंडिया और टाटास न्यूज में चल रहे थे. तो अगर आपको ये स्टोरी पता है तो आपको एग्जैक्टली समझ आएगा कि एयर इंडिया टाटास के लिए इतना वैल्यूएबल क्यों है और क्यों टाटास आउट ऑफ द बॉक्स जाकर इस चीज को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं. तो आई होप आपको ये टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा. इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज do like, share and subscribe, and thank you so much for listening.